जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपने आर्मी क्लर्क सेना भर्ती परीक्षा में जो सोल्जर क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो इंग्लिश का सिलेबस और स्ट्रेटजी डिस्कस की थी। ठीक है। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामर का सेक्शन होगा उसको मैं इस चैनल पर वीडियोस के थ्रू आपको कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो इसी कड़ी में आज ये पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में आज हम शुरुआत कर रहे हैं नाउन से। नाउन एंड एवरीथिंग अबाउट इट। नाउन और नाउन के बारे में सारा कुछ। अब सारे कुछ से मेरा मतलब है एवरीथिंग अबाउट इट, मतलब आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बनता है वो सारी की सारी चीज़ें इस क्लास के ओवर होने के बाद आपको पता होंगी और आपको बस ध्यान से ये वीडियो देखनी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कुछ बातें मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ आपको। पहली बात, आपके पास YouTube में स्पीड का ऑप्शन रहता है जिससे आप वीडियो को फास्ट या स्लो करके जैसा भी होता है वो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं एक कांस्टेंट स्पीड से चलूँगा और प्रेफरेबली मैं आराम से स्लो एंड स्टेडी पढ़ाऊँगा। तो इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। क्योंकि मैं ये वीडियो कोशिश कर रहा हूँ हर उस बच्चे के लिए जिसको लगता है कि वो वीक है इंग्लिश में और उसकी इंग्लिश नहीं हो पाएगी या इंग्लिश में उसको डर है पास नहीं हो पाएगा या जो भी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके अंदर के डर को कुछ हद तक कम किया जाए थ्रू दीज वीडियोज़, इन वीडियोज़ की मदद से। पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा लेंदी होगी जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं सारे के सारे रेलेवेंट कंसेप्ट्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा सो दैट कि जब आप रूल्स पढ़ो तो उन्हें रटने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको समझ आए। ठीक है। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि अगर स्पीड स्लो लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि स्लो होगी, जो कि मैं मानता हूँ, एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको तेज कर सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है या फिर अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको पता है तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बता दिया कि हम नाउन को पढ़ेंगे और उसके बारे में सारा कुछ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि हम नाउन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे पहले आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बताने पड़ेंगे। अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हमें पता है कि इंग्लिश में ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स हैं। अब ये जो 26 लेटर्स हैं जिन्हें आप वर्ण कहते हो, ये होते क्या हैं? तो बेसिकली ये 26 तरह की अलग अलग साउंड्स हैं। ठीक है। ये 26 तरह की अलग अलग साउंड्स हैं, कोई भी साउंड एक दूसरे जैसी नहीं है, सारी डिस्टिंक्ट अलग अलग साउंड्स हैं। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? ठीक है। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज को सुनते हो तो आपको क्या होता है, आपको भाषा नहीं समझ आती है लेकिन आपको आवाज़ आ रही होती है। ठीक है। तो भाषा नहीं समझ आती है, क्यों? क्योंकि उस भाषा के शब्दों के साथ आपका कभी पाला नहीं पड़ा, आपने नहीं देखी या नहीं सुना या नहीं लिखा या नहीं पढ़ा। लेकिन जब आप कुछ समय बिता देते हो तो आपको वही भाषा सरल और आप उसे बोल भी पाते हो, लिख भी पाते हो और समझ भी पाते हो। ठीक है, पढ़ भी पाते हो। तो उसी तरह जो इंग्लिश है वो एक भाषा है और भाषा दरअसल क्या है, भाषा भाषा जो है वो ध्वनियाँ होती हैं, साउंड्स होती हैं। तो उसी तरह इंग्लिश में ए से लेके जेड तक 26 तरह की क्या हैं, साउंड्स हैं, ध्वनियाँ हैं। ठीक है जी, ये सारे साउंड्स हैं। अब इन 26 को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि सर अगर ये साउंड्स हैं तो ये वॉवल्स कैसी साउंड्स होगी, ये कॉन्सोनेंट्स कैसी साउंड होगी? तो पहली बात, तो ए, ई, आई, ओ, यू
ये सारी की सारी क्या हैं आपके वॉवल्स हैं, इसके अलावा जो बचा वो सारा का सारा क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये वॉवल्स इसलिए हैं क्योंकि वो साउंड्स जो आपके वोकल कॉर्ड द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, वॉल्स कहते हो, ठीक है। तो वॉवल्स का दरअसल क्या होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, मैंने कहा ना ये साउंड्स की बात है सारी, तो वॉवल्स जो वोकल कॉर्ड से आते हैं और कॉन्सोनेंट्स जो जनरली मुंह के हिस्सों से जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो A E I O U, अब आप बोलोगे और महसूस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वोकल कॉर्ड से प्रोड्यूस होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये A to Z हैं, ये आपस में मिल के E मिल गया, N मिल गया, G मिल गया, L I S H मिल गए, और इन्होंने मिलके क्या बनाया, एक शब्द बनाया। तो वर्ड क्या होता है, तो सर सिंपल है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों है ना, वर्णों का समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन इससे बड़ी जो इकाई होगी वो हो गई सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया शब्द और ये हो गया वाक्य, ठीक है, शब्द और वाक्य। तो सेंटेंस क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है बोलना कि सर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह है। इंग्लिश द टीचर टॉट, तो है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और आपको समझ भी आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाहता है, बट ये मीनिंगफुल नहीं है, पूरा मतलब नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये अरेंज्ड नहीं है, ये एक क्रम में नहीं है। तो सेंटेंस दरअसल होता क्या है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ मैनर, कुछ इस तरह अरेंज किया जाता है जो क्या बनाए, कंप्लीट सेंस, जिससे क्या बने, कंप्लीट सेंस बने, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सेंटेंस इज अबाउट, ये सेंटेंस कहते हैं इसे। और वो कंप्लीट सेंस कैसे बनेगी, वो अरेंजमेंट क्या है, तो सर वो अरेंजमेंट है आपका सब्जेक्ट, वो आपकी वर्ब, और वो आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नाउन से शुरुआत क्यों होती है, नाउन से शुरुआत इसलिए होती है कि आपके वाक्य का जो पहला ही हिस्सा है वो कौन होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो इसलिए हम नाउन से आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। सो हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, उसका मीनिंगफुल होना ज़रूरी है, और मीनिंगफुल होने के लिए उसकी अरेंजमेंट किस तरह होनी चाहिए, एक सीक्वेंस में, कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी करता है, उसने कोई क्रिया की और उस क्रिया को किसी ने रिसीव किया, ठीक है जी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अगर थोड़ा सा इसे और ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कुछ ये टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, द पुलिस इंटेरोगेटेड द विटनेसेस, द पुलिस इंटेरोगेटेड द विटनेसेस, तो सर ये सब्जेक्ट हो गया जो कि अभी बताया गया, नाउन है। और सर ये जो इतना हिस्सा है पूरा, इसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो सर प्रेडिकेट किसे मिलके बना बना होता है, तो जो प्रेडिकेट होता है आपका, वो आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलके बना होता है, वो आपकी वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलके बना होता है, ठीक है। द पुलिस और क्या किया, इंटेरोगेटेड द विटनेसेस, ये सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। द डॉग बार्क्ड, द ट्रेन अराइव्ड लेट, तो जो वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है सेंटेंस में, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, आप प्रेडिकेट बोलते हो, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक, जब भी आप किसी वाक्य को देखो तो आप उसे इस तरह डिवाइड कर सकते हो कि सर उसमें एक सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर दोनों हैं, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है उसे बोलते हो प्रेडिकेट, ठीक है जी। आगे देखते हैं।
सो नाउन जब हमारे पास क्वेश्चन आता है नाउन कि नाउन क्या होता है, तो आप कहते हो सर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम को कहते हैं। तो सर पर्सन में कोई भी हो सकता है, वो राहुल हो सकता है, वो गीता हो सकती है। सर प्लेस में चंडीगढ़ हो सकता है, इंडिया हो सकता है, और थिंग में सर थिंग क्या होती है, तो इस थिंग को समझते हैं। वस्तुएं, तो वस्तुएं कैसी होती हैं, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, वुड, टेबल, फर्नीचर, ये सारे। ठीक है जी, आप बताएं इनमें से थिंग क्या क्या है। जब भी थिंग की बात आती है तो थिंग इज एनीथिंग दैट वी कैन सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल। हर वो वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, वो सारी क्या हैं, थिंग्स हैं। और अगर थिंग्स हैं तो मतलब क्या है, वो नाउन है। तो क्या वुड नाउन है, हाँ सर है। टेबल है सर, है। फर्नीचर है। क्या सर लव नाउन है, ऑनेस्टी नाउन है, ब्रेवरी नाउन है। क्या आप ऑनेस्टी को देख सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, तो जवाब आएगा नहीं सर, नहीं कर सकते। क्या ये नाउन है, तो सर इसी बात के लिए थिंग का एक और एस्पेक्ट है, एक और चीज़ है थिंग में जो होती है कि एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, किसी भी वस्तु को जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। सर परसीव मतलब प्राप्त करना। ठीक है, सो एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। हर वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं, हर वो वस्तु जिसे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ, बहुत जरूरी है, जिसे हम सोच तो सकते हैं, हम सोच तो सकते हैं सर, हमारे दिमाग में ख्याल आ सकता है, बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस। सर सेंसेस क्या होती हैं, सर 5 होती हैं और वो यही हैं। तो सर क्या समझ आता है, सर समझ ये आता है कि जब आपने कहा कि पर्सन, तो हमें पता है किसी व्यक्ति को कहा। जब आपने कहा प्लेस, तो हमें पता है कि किसी स्थान के बारे में कहा। लेकिन जब आप थिंग कह रहे हो तो सर वो वस्तुएं जिन्हें आप सेंसेस से प्राप्त कर सकते हो। सेंस क्या होती है हमारी, छूने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, टेस्ट करने की, टच करने की। ठीक है, तो जिन्हें आप सेंसेस से प्राप्त करते हो तो वो क्या होती हैं, फिजिकल। और फिजिकल चीज़ों का क्या होता है, एक आकार होता है, आप उन्हें बता सकते हो। ठीक है, देख के, सुन के, टेस्ट करके, टच करके और स्मेल करके, तो वो क्या होती हैं सर, वो फिजिकल होती हैं। लेकिन वो वस्तुएं जो फिजिकल नहीं होती हैं, आप उन्हें सेंसेस से प्राप्त नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके दिमाग में वो प्रेजेंट हैं, यू कैन थिंक ऑफ। तो वो भी सर क्या होती हैं, सेंसेस होती हैं, अर्थात वो वर्चुअल होती हैं या एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा, तो जब भी हम आगे बढ़ेंगे, चाहे हम टाइप्स कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आई एम श्योर। ठीक है, तो हमने क्या समझा, नाउन की डेफिनेशन को अच्छे से समझा कि नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हमने पता चल गया कि पर्सन क्या हो गया, प्लेस क्या हो गया, लेकिन थिंग, तो थिंग में हमने देखा या तो सर वो फिजिकल होती हैं, उनका कोई आकार होता है, तो या तो सर वो निराकार होती हैं, लेकिन वो हमारी सोच में, यानी वो दुनिया में। मैंने बोला क्या दुनिया में लव प्रेजेंट है, ऑनेस्टी प्रेजेंट है, ब्रेवरी है, तो आपने कहा हाँ सर है। तो मैंने बोला दिखाओ, तो जब भी दिखाने वाली बात आ गई तो वो फिजिकल हो गई।
लेकिन जब आपने कहा नहीं सर दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारी सोच में जरूर, हम सोच जरूर सकते हैं उसको, वी कैन थिंक ऑफ, तो वस्तुएं क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट या वर्चुअल। ठीक है, तो ये नाउन की परिभाषा है। अगर इस परिभाषा को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए और आपसे पूछा जाए कि नाउन क्या है, तो सर नाउन इज एवरीथिंग, हर चीज जो, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, हर वो चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है जी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर हर वो चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है आपके पास उसका एक नाम जरूर है। क्या कोई ऐसी चीज है जो बेनामी हो, जिसका नाम नहीं हो? नहीं सर, ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि जो भी चीज है हमारे पास उसका क्या है, नाम है। और नाउन क्या है, नाउन सर नेम है, किसी व्यक्ति का, वस्तु का और थिंग का, और वो थिंग कुछ भी हो सकती है। सो नाउन इज एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया में है। ठीक है जी, अपने को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि नाउन की परिभाषा क्या है। ठीक है जी, तो हर वो चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है आप उसको क्या कहते हैं, आप उसको नाउन कहते हैं। चलिए, सो ये हमने नाउन को एक्सप्लेन करके समझ लिया कि नाउन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। तो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास नाउन? सो देखिए, अभी मैं आपको एक बार बता देता हूँ और फिर आपको मैं हेल्प करूँगा इसको समझाने में कि नाउन किस तरह आप उनको एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो कि नाउन किस तरह कोई प्रॉपर नाउन होता है, किस तरह कोई कॉमन होता है, किस तरह कलेक्टिव और किस तरह एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है कि थिंग किस तरह हो सकती है। ठीक है जी, चलिए। सबसे पहला नाउन, प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है सर? सो इट्स अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को आप क्या कह देते हैं, आप उसे प्रॉपर नाउन कह देते हैं। जैसे इंडिया, सचिन, चंडीगढ़, ठीक है, एक्सेट्रा। आप एग्जाम्पल्स की चिंता मत करिए, अभी मैंने कहा आपको कि जो मैं आपको चीज़ बताऊंगा उससे आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये कैसे प्रॉपर है और ये कैसे कॉमन है, बस आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि बुक्स क्या कहती हैं। बुक्स कहती हैं कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के नाम को कहते हैं। ठीक है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलो, सेकंड चीज, सेकंड टाइप हमारा कॉमन नाउन। सर कॉमन नाउन क्या होता है? सो कॉमन नाउन भी नाम है, क्योंकि नाउन क्या होता है, नाम होता है। सो कॉमन नाउन क्या है, नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन ऑफ ए क्लास। ठीक है सर, जो एक ग्रुप में कोई कॉमन चीज है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। अगर ये गर्ल्स कॉलेज की सारी लड़कियां हैं तो इनमें कॉमन क्या है, क्योंकि कॉलेज गर्ल्स का है तो इसलिए कॉमन क्या है, गर्ल। ठीक है, तो उसी तरह बॉय, गर्ल, ठीक है जी, कार, ठीक है, होटल, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। ठीक है जी, चलिए और देखते हैं। तीसरा टाइप आ जाता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन इज नेम
गिवन टू अ कलेक्शन, नेम गिवन टू अ कलेक्शन। अब आपकी कलेक्शन क्या होती है सर? सर कलेक्शन होती है आपकी, सबसे पहली कलेक्शन आर्मी, किसकी कलेक्शन होती है? ट्रूप्स एंड ऑफिसर्स की, सोल्जर्स की, ठीक है। फिर सर पुलिस हो सकती है, सर कमिटी हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास? कलेक्शन है। सर चौथी चीज हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये क्या होता है जी? सो बेसिकली इट एक्सप्रेसेस इमोशंस या फीलिंग्स को, ठीक है जी। सिंपल तरीके से जो भी भावनाओं के बारे में बात करें, तो सर हमने पीछे किया था ना, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, लव, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक बार नजर मार लो। अब इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। सर प्रॉपर नाउन, मैंने कहा किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है। अगर कोई चीज विशेष है तो वो अपनी तरह की क्या है? एक है, अर्थात वो यूनिक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। जैसे हम अपने आप में अपनी तरह के एक हैं, तो हमारा जो भी नाउन, जो भी नाम हो, हम क्या है? प्रॉपर नाउन। इंडिया अपनी तरह का एक देश है, चंडीगढ़ अपनी तरह का एक शहर है, तो यूनिक, ठीक है जी। तो जब भी कोई आपको बोले कि क्या ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कलेक्टिव है, तो आपने ये देखना है कि क्या वो वस्तु अपनी तरह की एक है। तो अगर है तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चलिए एक बार कॉमन नाउन समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक जनरल से कुछ रैंडम से क्वेश्चंस पूछूंगा, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो प्रॉपर है या कॉमन है। कॉमन नाउन, तो सर बॉय, गर्ल, कार, होटल। बट हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पर कि क्लियर नहीं है कि कौन सा बॉय है कौन सी गर्ल है। तो मतलब जो कॉमन नाउन है वो उस समूह का कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब में यही चीज कॉमन है, तो वो कोई भी हो सकता है, राइट। तो बॉय कोई भी बॉय, गर्ल कोई भी बॉय, कार कोई भी कार हो सकती है, होटल कोई भी होटल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैंने कहा क्या मारुति प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, तो आप देखोगे कि मारुति अपनी तरह का एक है, ठीक है। तो सर इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। फिर मैंने बोला क्या महिंद्रा प्रॉपर है या कॉमन है, तो आपने कहा सर ये भी अपनी तरह का एक है, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है सर। मारुति प्रॉपर नाउन है, महिंद्रा प्रॉपर नाउन है, तो सर कॉमन क्या है? सर ये कार बनाते हैं, तो जो कार है वो कॉमन नाउन है, ठीक है जी। आप ये देखिए, अगर मैंने कहा कि रेनॉल्ड्स, सेलो, पार्कर या मॉन्टेक्स, क्या सर ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन है, कॉमन नाउन है? तो आपने कहा कि सर ये चारों स्पेसिफिक हैं, विशिष्ट हैं, अपनी तरह के एक हैं, तो अलग अलग है ना, मतलब अपनी तरह के एक हैं, तो इसलिए सर ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब मैंने इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद, एक पेन की बात की, तो क्या सर पेन कॉमन है या कलेक्टिव प्रॉपर है? तो आपने कहा सर वो कोई भी हो सकता है, वो रेनॉल्ड्स का हो सकता है, सेलो का हो सकता है, पार्कर का हो सकता है, या मॉन्टेक्स का हो सकता है। तो इस तरह आपने प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन के बीच डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर होगा। अब आ जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन। तो ट्रूप्स की कलेक्शन आर्मी, पुलिसमैन की कलेक्शन पुलिस, कमिटी किसी की भी हो सकती है, जजेस की हो सकती है, ठीक है, ज्यूरी की, ज्यूरी खुद से कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अब जब आर्मी के व्हीकल चलते हैं तो उन्हें आप बोलते हो कॉन्वॉय, तो सर ग्रुप ऑफ आर्मी व्हीकल्स कॉन्वॉय। सर अगर नेवी के शिप चलते हैं
तो आप उन्हें बोलते हो सर फ्लीट, ठीक है। अगर सर शेरों के झुंड की बात की जाए, लॉयन के झुंड की, तो सर आप उसे बोलते हो प्राइड। अगर सर बोला जाए कि जो हमारे गाय भैंसों और जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनके झुंड को बोलते हैं, तो आप उन्हें बोलते हो कैटल, ठीक है। तो इस तरह जो भी समूह के नाम को बोलते हैं हम, ठीक है, इट इज नेम गिवन टू अ कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन जो होती है, ग्रुप होता है, उसके नाम को कलेक्टिव नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट तो ये रहा, ठीक है जी। अब एक चीज और देखते हैं, जब नाउन को हमने 4 हिस्सों में वर्गीकृत किया, ठीक है, तो नाउन को कुछ इस तरह भी देखा जा सकता है, गिने जाने वाले और जिन्हें नहीं गिना जा सकता, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है जी। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन है? क्या आप राम श्याम इन सबको गिन सकते हो? बिल्कुल सर। तो सर प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन है। क्या सर आप कार को गिन सकते हो? बिल्कुल सर गिन सकते हैं। पेन को गिन सकते हो? सर गिन सकते हैं, तो काउंटेबल हो गया सर। सर क्या आप कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हो? सर आर्मी के कितने जवान हैं? गिन सकते हैं सर। सर ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या आप ऑनेस्टी को गिन सकते हो? नहीं सर। तो सर जिसको नहीं गिना जा सकता वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, मटेरियल नाउन, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है कि मटेरियल क्या होता है। शुगर, गोल्ड, वाटर, मिल्क, ये सारे के सारे क्या हैं सर? अनकाउंटेबल नाउन है। ये सारे के सारे सॉरी मटेरियल नाउन है और अनकाउंटेबल हो गए। आप गिन के दिखाओ जरा शुगर को, तो आप कहोगे सर 5 kg शुगर, 10 लीटर मिल्क, तो गिन लिया सर। 1 2 3 4 5 और ये जो 10 है, ये लग तो रहे हैं कि गिना हुआ है, लेकिन आपने गिना नहीं है, आपने इनको मेजर किया है, आपने उनको मापा है किसी यूनिट में, और वो यूनिट क्या है? केजी, लीटर। लेकिन यहाँ पर आपने चीज़ों को गिना है, ठीक है जी। तो जो अनकाउंटेबल नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल नाउन है, ठीक है जी। मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाता है, उन्हें मापा जाता है। जो काउंटेबल नाउन है वो हमारे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, देखो आपने यही चीज़ें समझनी है। अगर कोई चीज़ काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है, तो यहीं से इंग्लिश में एक नई चीज़ शुरू हो जाती है। अगर गिना जा सकता है तो सर वो 2 होती हैं, या तो वो एक है। तो अगर वो एक है तो सर वो सिंगुलर है, और सर अगर वो एक से अधिक है तो सर वो प्लूरल है। अगर वो एक है तो वो सिंगुलर है, और एक से अधिक है तो वो प्लूरल है। सर बॉय भी हो सकता है और बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो ये सिंगुलर और ये प्लूरल। अब ये सिंगुलर और प्लूरल, जिन्हें आप हिंदी में कहते हैं एक वचन और बहुवचन, ठीक है जी, एक वचन और बहुवचन। अब आप जब इन चीज़ों को आगे देखोगे, तो आप जब वर्ब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि वर्ब भी क्या होती है? सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। और तब आप देखोगे कि जो और नाउन होता है वो भी सर सिंगुलर होता है, और सर वो प्लूरल भी होता है। हमने देखा ना, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो आगे जब आप सेंटेंस बनाओगे कि राम हैव
या हैज़, तो आपको पता है सर कि राम एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करोगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें इस तरह आगे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ये बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, लेकिन आपको समझ होनी ज़रूरी है, और अगर समझ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी। तो वो सारा का सारा जो कंसेप्ट आया सिंगुलर प्लूरल, वो यहाँ से शुरू हो गया आज से, कि जो नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। अगर वो काउंटेबल हैं तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ तक समझी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नाउन में। आगे हमारे पास, तो अब जो हमारे पास चीज़ है, अभी तक हमने क्या देखा कि नाउन क्या होता है हमारा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। अभी हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल, ठीक है ना, ये पढ़े थे ना हमने अनकाउंटेबल क्या होते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। अब जो ये हमारे अनकाउंटेबल हैं, जैसे पीछे हमने एग्जांपल किए थे, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ठीक है, गोल्ड, शुगर, मिल्क, ये कर दिया। तो ये आम तौर पर सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है ना। एक एग्जांपल भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ऑनेस्टी आर नहीं होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों सर? क्योंकि सर जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ऑनेस्टी क्या है सर, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता है। तो सर जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, आमतौर पर ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर, और इन्हें सिंगुलर फॉर्म में ही रखा जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं। तो जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके बारे में एक चीज़ है कि दे आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ओनली। उन्हें सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे मैंने बताया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एडवाइसेस आर गिवन बाय एल्डर्स। सर ये गलत हो गया, क्योंकि सर इन्हें सिंगुलर फॉर्म में रखा जाता है, तो यहाँ पर से हमें एस हटाना है। इसे करेक्ट कैसे करना है सर? इसे करेक्ट इस तरह करना है कि ये एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। अच्छा एक और चीज़ है, तो ये आर की जगह क्या हो जाएगा, इज गिवन। ठीक है, गिवन होना था। अब आप एक चीज़ देखिए कि आपने कहीं पर देखा होगा लिखा हुआ, आई हैव एडवाइज्ड हिम मैनी टाइम्स। तो सर एडवाइज और एडवाइस में क्या अंतर है? ठीक है, सर जो एस ई वाला है ये सी ई वाला है। जो सर सी ई वाला है ये नाउन है, जो एस ई वाला है सर ये वर्ब है। तो ये याद रखना हमेशा, जब भी होगा तो एडवाइज्ड होगा, एस ई डी होगा। क्यों? क्योंकि एस ई वाला वर्ब है, सी ई डी नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बताई आपको। तो जब भी हम करेंगे कुछ ना कुछ कवर, तो उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी तक, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहने चाहिए। अब अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काउंटेबल है। इसका मतलब क्या है कि अनकाउंटेबल हैं,
और जब अनकाउंटेबल हैं तो आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, आप उसे एन एडवाइस नहीं कहोगे, आप उसे एडवाइस ही रखोगे जैसे यहाँ पे रखा है। ठीक है जी, आप वहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जब आपने उनको सिंगुलर सेंस देनी है तो आप कई जगह ये देखोगे कि ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है जी, ठीक है, तो इस तरह के आप देख सकते हैं इनको। चलिए मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूँ। कई ऐसे शब्द होंगे जो अनकाउंटेबल होंगे, जैसे हो गया एडवाइस, जैसे हो गया लगेज, जैसे हो गया फर्नीचर। ठीक है, जैसे हो गया बैगेज, जैसे हो गया वर्क। बोलते हैं ना वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। तो ये जो वर्क है ये सर नाउन है, और कैसा नाउन है सर? अनकाउंटेबल वाला हमारा नाउन है। ठीक है, जैसे इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, इंफॉर्मेशन, जैसे सीनरी। ठीक है, सीनरी किसे कहते हैं? अब देखते हैं ना, वेकेशन। ठीक है, वेकेशन। चलिए अब जैसे ये शब्द हैं, ठीक है, तो अब अगर इनका आप प्रयोग देखेंगे तो क्या होगा? आपने देखा कि एन एडवाइस नहीं कहोगे, आप कहोगे या तो सिंपल एडवाइस रखोगे, और अगर आपने उसे सिंगुलर सेंस में कहना है तो आप क्या कहोगे? अ पीस ऑफ एडवाइस। लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है। क्यों? क्योंकि खुद तो काफ़ी ज़्यादा, कुछ टेबल, कुछ चेयर, कुछ ड्रेसिंग टेबल, कुछ डाइनिंग टेबल ने मिलके तो एक चीज़ बनाई है, और वो एक चीज़ क्या है? फर्नीचर। वो खुद ही है, राइट? तो आप फर्नीचर्स नहीं कहोगे। बैगेज, वर्क, इंफॉर्मेशंस, आई हैव इंफॉर्मेशंस फॉर यू। नहीं सर, तो आप उसे इंफॉर्मेशन ही रखेंगे, इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। ठीक है, हमारी समर वेकेशंस हैं। नहीं सर, वेकेशन ही होता है। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे अनकाउंटेबल नाउन बिहेव करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपने अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलैरिटी दिखानी है तो आप क्या लिखते हैं? अ पीस ऑफ एडवाइस, अ लोफ ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड भी तो अनकाउंटेबल है, एडवाइस भी तो अनकाउंटेबल है, तो आपने उनको सिंगुलर किस तरह बनाया? इस तरह बनाया। अगर आपने इन्हीं का ही प्लूरल बनाना होता तो आप क्या लिखते? तो फिर आप कहते, जैसे हमने पीछे किया था, 5 kg शुगर, 2 pieces ऑफ ब्रेड, या लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, लोफ और लोफ का प्लूरल लोव्स होता है। ठीक है, ये भी साथ साथ देखना। जैसे हमने क्या किया, थीफ, तो थीफ का प्लूरल थीव्स। ठीक है जी, ये चीज़ें साथ में ज़रूर देखनी है। जैसे होता है ऑक्स, मैन, तो मैन का क्या होता है? मैन। ऑक्स का ऑक्सिन। तो जो भी आप रेफरेंस बुक रखोगे उनमें साथ में टेबल्स होती हैं, तो ये चीज़ें पढ़नी हैं साथ साथ। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह हम अपने
जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है जी। अब एक और चीज यहां पर आ जाती है, केसेस ऑफ नाउन। अब इन केसेस ऑफ नाउन में एक चीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, पढ़ते हैं हम तीनों। देखो, नाउन के 3 केसेस होते हैं। पहला केस, नॉमिनेटिव केस। पहला केस नॉमिनेटिव केस। देखो क्या होता है नॉमिनेटिव केस, व्हेन नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखो सिंपल सी इतनी बात समझने की कोशिश करो। द टीचर scolded the boy। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं टीचर की, तो ये जो टीचर है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो इसे क्या कह दिया हमने कि ये नाउन का क्या है, नॉमिनेटिव केस है। दूसरा एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस ये वाला, व्हेन नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वर्ब क्या है, ये बॉय क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटिव केस, और जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसे कहते हैं एक्यूजेटिव केस। ठीक है, समझ आया? ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं। ये जो हमारे किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नाउन से। अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहाँ से। हाँ जी, तो जो हमारा थर्ड केस है यहाँ कर लेते हैं, दैट इज पॉजेसिव केस। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस है। अब पॉजेसिव केस जैसे नाम से पता चल रहा है, तो इसका काम क्या होता है, इट शोज पोजेशन और ओनरशिप। यानी ये क्या दर्शाता है, स्वामित्व, किसी नाउन का किसी वस्तु के साथ संबंध। वो कैसे बताया जा सकता है, अगर कोई बॉय है और उसका कोई टॉय है तो आप क्या कहोगे, बॉयज टॉय। ठीक है जी। अगर कोई गर्ल है और उसके पास कोई बिलोंगिंग है तो आप कहोगे गर्ल्स हाउस। ठीक है जी। तो हम क्या देखते हैं कि जो पोजेशन होता है, जो हमारा पोजेशन होता है वो एपोस्ट्रोफी और एस के साथ लगाया जाता है। किसके साथ लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी और एस। इसको आप पढ़ते हो एपोस्ट्रोफी, और इसके साथ क्या लगता है, सिंबल, ये सॉरी इसके साथ कौन सा लेटर आता है, एस। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। अब आप देखोगे कि एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ऑफ। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम बोलते हैं का, जैसे उसका। ठीक है, हमारा, तो यानी उनका, जो बिलोंगिंग, किसी के साथ किसी वस्तु का संबंध हो, कोई किसी का ओनर हो, स्वामित्व हो। ठीक है, जिससे मालिकाना हक जिसे हम कहते हैं, तो उस केस में भी हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, तो दो चीजें होती हैं। पहली चीज, वर्ड्स नॉट एंडिंग विद एस साउंड। ध्यान से, मैं कह रहा हूं एस साउंड की बात कर रहा हूं, मैं एस वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एस साउंड की बात। और दूसरा केस होगा वर्ड्स एंडिंग विद एस साउंड।
ठीक है। अब ये एस साउंड इसलिए है क्योंकि हम एपोस्ट्रोफी के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। अब देखो, अगर तो हमारे पास एस साउंड नहीं है, नॉट एंडिंग विद एस साउंड, एस साउंड नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। जब हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास जो शब्द है हमारा वो एस साउंड से ख़त्म नहीं होता है, तो हम वहाँ पर नाउन के बाद क्या जोड़ देते हैं, नाउन के बाद क्या जोड़ देते हैं, नाउन के बाद क्या जोड़ देते हैं, एस। क्या बन गया, मेंस क्लब। लेकिन जब वहाँ पर ऑलरेडी एस साउंड है तो हम केवल और केवल अपोस्ट्रोफी जोड़ते हैं। ठीक है जी, बॉयज हाउस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखो, गर्ल्स कॉलेज, ठीक है जी। दूसरा गर्ल्स कॉलेज, ठीक है ना। जब सिंगुलर है और एस साउंड से ख़त्म नहीं हो रहा है तो हमने क्या जोड़ दिया, एस, तो गर्ल्स कॉलेज हो गया। और यहाँ पर प्लूरल है, एस ऑलरेडी था तो हमने क्या लगाया, सिंपल अपोस्ट्रोफी। तो अब जरा कन्फ्यूजन है तो उसको दूर कर लेते हैं। पहला है हमारे पास गर्ल्स कॉलेज, दूसरा है गर्ल्स कॉलेज, और तीसरा है हमारे पास, ये भी होता है, ठीक है। तीनों का, और तीनों सही है, मतलब क्या है, तो यानी कोई एक लड़की है और उसका कॉलेज, उसका उस कॉलेज के साथ क्या है, संबंध है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी आप बात कर रहे हो और उनका उस कॉलेज के साथ क्या है, संबंध है। और ये है गर्ल्स कॉलेज, विदाउट एपोस्ट्रोफी, विदाउट एपोस्ट्रोफी एस। मुख्य मुद्दा जो है वो ये है, अगर आपने किसी कॉलेज को देखा होगा तो उसके बाहर लिखा होता है गर्ल्स कॉलेज, ये वाला नहीं होता है, ये वाला होता है। लेकिन सही तो ये वाला भी है। यहाँ पर है कि कोई स्पेसिफिक गर्ल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हो और उनका कॉलेज, और यहाँ पर गर्ल्स के लिए कॉलेज, ठीक है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ मैं तो जो ये वाला है अपोस्ट्रोफी एल्स, तो इसका मतलब होता है कॉलेज ऑफ गर्ल्स। कौन सी गर्ल्स, जिनकी आप बात कर रहे हो, स्पेसिफिक गर्ल्स प्लूरल में, ठीक है। 4-5 लड़कियां हैं जिनको आप जानते हो और उनके कॉलेज की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे दिस इज गर्ल्स कॉलेज, उन लड़कियों का कॉलेज। लेकिन यहाँ पर ये जेनरल है, सामान्य, आम तौर पर, अर्थात जब इस तरह लिखा जाता है तो ये होता है कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो जो अंतर है वो इनका है, ऑफ का और फॉर का, ठीक है। ध्यान से समझना, मिस नहीं होनी चाहिए ये चीज़। अंतर है ऑफ का और फॉर का। अगर जनरल है तो आएगा कॉलेज फॉर गर्ल्स, अर्थात गर्ल्स कॉलेज। इसीलिए आपके कॉलेज के बाहर लिखा होता है बॉयज़ कॉलेज, क्योंकि वो किन्हीं विशिष्ट स्पेसिफिक लड़कों का कॉलेज नहीं है, वो कॉलेज फॉर बॉयज़ है, ठीक है जी। लेकिन अगर बॉयज़ कॉलेज हो जाता है तो उसमें अंतर क्या आ जाएगा, उसमें अंतर ये आ जाएगा ऑफ, यानी वो लड़के जिनको आप जानते हो उनका कॉलेज, ठीक है। ये हमारा पॉजेसिव केस है तीसरा। अब इसी पॉजेसिव केस में अगर आगे बढ़े हम तो एक चीज़ देखते हैं कि पहली चीज़ पॉजेसिव केस की, अभी मैंने आपको बता दिया कि एस कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा और डिफरेंस क्या है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है हमारे पास, अगर पॉजेसिव केस में when two persons have one thing in common, when two persons have one thing in common, अगर दो लोगों के पास एक चीज कॉमन में, जैसे राम एंड श्याम, राम और
श्याम है, ये दोनों क्या हैं, फ्रेंड है। राम एंड श्याम वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका कोई कैफ़े है, उनकी कोई शॉप है, ठीक है, कुछ भी है, उनका कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई कैफ़े है, कोई शॉप है। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं और वो दोनों मिलके किसी एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो देखो हो गया ना प्रूफ कि when two persons, दो लोग हैं और कोई एक चीज़ कॉमन है उनमें, ठीक है, और वो कॉमन चीज़ क्या है, कोई कैफ़े, कोई शॉप, कोई प्रोजेक्ट। तो क्या होगा, apostrophe s is added with the second person। सेकेंड पर्सन मतलब सीक्वेंस में, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो आखिरी वाले दूसरे वाले के साथ हम क्या करेंगे, apostrophe s जोड़ेंगे। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं। यदि दो व्यक्ति हैं और उनके पास कोई चीज़ कॉमन है, तो अगर उन दोनों का उस वस्तु के साथ संबंध बताना है तो apostrophe s किसके साथ आएगा, सेकंड वाले के साथ आएगा। ध्यान से यही चीज़ समझना, ठीक है। तो अगर एक वाक्य में दो लोगों की बात हो रही है और उन दोनों के पास डिस्टिंक्ट अपनी अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, तो सोचने की बात है ही नहीं। अब मैंने बताया कि राम और श्याम क्या हैं, फ्रेंड हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, राम एंड श्याम फादर कमिंग, राम एंड श्याम फादर कमिंग। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो राम और श्याम हैं वो क्या हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं आपस में। तो राम और श्याम, अब देखो इनमें एक चीज़ कॉमन थोड़ी हो सकती है, अरे फादर थोड़ी कॉमन होंगे, क्योंकि राम दोनों दोस्त हैं तो दोनों के फादर अलग होंगे, राम्स एंड श्याम्स। अब फादर अलग अलग हैं तो भाई सिंगुलर थोड़ी रहेगा। अब यहाँ पर एक ही था तो इसलिए सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग हैं तो प्लूरल, फादर्स, तो उसी हिसाब से आर कमिंग, ठीक है। तो ये प्लूरल था तो ये भी प्लूरल हो गया, ठीक है जी। पॉजेसिव केस, ये चीज़ क्लियर होगी आपको। थोड़ा आगे देखते हैं। अब जो इसमें आगे देखने तो अगली चीज़ जो आ जाती है इसमें वो आ जाती है, अब देखिए जैसे ये कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे मदर इन लॉ, ठीक है, उसी तरह ब्रदर इन लॉ, उसी तरह कमांडर इन चीफ। तो ये क्या हैं सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं, एक वचन में सिंगुलर। अब अगर इनका प्लूरल बनेगा तो प्लूरल कैसे बनेगा, तो प्लूरल बन जाएगा मदर्स इन लॉ। आप इन लॉज नहीं लगाएंगे, जो दिया है उसी का प्लूरल बनेगा, आप इन लॉज नहीं लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, उसी तरह कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ठीक है जी। तो इस तरह आप प्लूरल बनाओगे। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि अगर इनके केस में पोजेसिव बताना हो तो कैसे बनेगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो इनके केस में अगर पोजेसिव बनाना है तो बहुत आसान है। अगर दे रखा है कि ब्रदर इन लॉ का गिफ्ट, ब्रदर इन लॉ का गिफ्ट, तो क्या लिखेंगे हम, ब्रदर्स इन लॉ गिफ्ट या ब्रदर इन लॉज गिफ्ट। तो आपको आंसर आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा होगा। ब्रदर इन लॉज गिफ्ट,
ठीक है जी, इस तरह हो जाएगा कमांडर्स, ठीक है, नहीं सॉरी, कमांडर्स इन चीफ प्लूरल बन गया, और ये हो जाएगा कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर इन ऐसे नाउन आ जाएं, कंपाउंड नाउन आ जाएं ऐसे वाले, तो इन केस में अपोस्ट्रोफी पोजेशन कैसे लगाना है, तब आप लॉ चीफ जो बाद वाला है उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। फिर से बता देता हूँ, ये सिंगुलर होते हैं, अगर इनको प्लूरल बनाना है तो आप लॉज के साथ एस नहीं लगाओगे, आप जो नाउन है उसके साथ आप एस लगाओगे और प्लूरल बनाओगे। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ। लेकिन अपोजिशन पोजेशन के केस में जब आपने उनका स्वामित्व दर्शाना है तो फिर यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक और जो क्वेश्चन आ जाता है यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, कई बार ये पूछा भी गया है एग्ज़ाम में, तो इसी को मिटा के मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। अगर, और आप इस क्वेश्चन को कई बुक्स में भी देख सकते हो, और बेसिकली ये क्वेश्चन एसएससी में आ रखा था, तो फिर वहीं से उन्होंने बुक्स में भी कंपाइल कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, यहीं से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, दिस इज नॉट माई हाउस, ये मेरा घर नहीं है। दिस इज नॉट माई हाउस, दिस इज नॉट माई हाउस, दिस इज somebody else, दिस इज somebody else। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये जो क्वेश्चन है, ये जो दे रखी है स्टेटमेंट, ये सही है, ऑल करेक्ट है, या कहीं ना कहीं कुछ गलत है इसमें। तो दिस इज नॉट माई हाउस यहाँ तक सही है, दिस इज somebody else, यार somebody else तो किसी व्यक्ति के लिए आएगा, हाउस के लिए नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा, तो सर दिस इज somebody's else होगा, या somebody else's होगा। तो सर ये गलत होगा और ये सही होगा। दिस इज नॉट माई हाउस, दिस इज somebody else's, ठीक है जी, दिस इज somebody else's, किसी और का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रखा है somebody else व्यक्ति के लिए, और अगर पोजेशन है, पोजेशन कैसे पता चला, हाउस करके, ही इज somebody else, ठीक है, अगर व्यक्ति होता तो ही इज somebody else तो सही होता, लेकिन दिस इज नॉट माई हाउस, दिस इज somebody else, बात हो रही है घर की, वो बता रहा है कोई। अगर होता दिस इज नॉट माई ब्रदर, ठीक है, दिस somebody else, ये कोई और है, तब सही होता, लेकिन दिस इज नॉट माई हाउस, दिस इज somebody else's, ये किसी और का घर है, तो somebody else's आएगा, else नहीं आएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, ये तो हो गया, ठीक है, नोट कर लेना, लिख लेना, जैसा सही लगे वो कर लेना। अब देखिए, अगर पोजेशन की बात की जाए या एपोस्ट्रोफी एस की बात की जाए, इज नॉट अलाउड, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, किन के लिए, नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे द टेबल्स wood is infested और is inferior, कुछ भी, या the book's cover is not इंटरेस्टिंग, अच्छा कवर नहीं है बुक का, तो क्या ये सही होते? तो नहीं सर, ये गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि सर ये निर्जीव हैं, तो इसलिए आप कैसे लिखोगे इनको, वही हमें पता है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, ऑफ,
तो हम लिखेंगे सर द वुड ऑफ टेबल और द कवर ऑफ बुक। ठीक है जी, तो आप इस तरह अप्रोच करोगे, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कई चीज़ें लिखी होती हैं ही अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी, या कई बार अखबार में भी आता है या इडियम भी है, डेविल्स एडवोकेट, और क्या जाता है, सन्स रेज, और क्या जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, मैंने बताया आपको कि अगर नॉन लिविंग वस्तुएं हैं तो वहाँ पर आप पोजेशन एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन इनमें से भी कई नॉन लिविंग हैं। तो आप ये देखिए कि जहाँ पर वाक्य का भाव किसी नॉन लिविंग वस्तु को लिविंग दर्शाने का हो, अर्थात पर्सोनिफाई करना हो, पर्सोनिफिकेशन, यानी नॉन लिविंग को आप लिविंग का आकार स्वरूप मान लेते हो, तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर लेते हो। ठीक है जी, साथ ही इसके आप टाइम, मैंने बताया ना अ वीक्स हॉलीडे या वेट के केस में भी आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लेते हो। कहाँ नहीं करना है, जहाँ पर स्पष्ट नॉन लिविंग वस्तुएं हैं वहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चलिए अब इसमें एक चौथी चीज़ देखते हैं, वो है नाउन इन एपोजिशन। ये क्या होता है, व्हेन वन नाउन comes before a noun to explain its meaning। ठीक है, क्या होता है ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, ये इसकी परिभाषा है। और मीनिंग क्या है, मीनिंग है मिल्खा सिंह। कौन मिल्खा सिंह, तब तक क्लियर नहीं होगा, अदरवाइज सबको लगा होगा कि मिल्खा सिंह है, एथलीट की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं एथलीट ना लिखता, अगर मैं एथलीट ना लिखता तो कोई भी हो सकता था। तो मैंने कहा ना, जब एक नाउन वाक्य में सिर्फ इसीलिए आता है कि वो अपने से पहले दिए गए नाउन का मीनिंग इलेबोरेट कर सके, तो उसे बोलते हैं हम नाउन इन एपोजिशन। और अगर आपने इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस पोजेशन लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे, मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंग्स द एथलीट हाउस, या मिल्खा सिंह द एथलीट्स हाउस। तो ये वाला गलत होता और ये वाला सही होता। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है अपने को नाउन इन एपोजिशन में। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी कुछ बेसिक्स चीज़ें थी, कुछ बेसिक्स थे हमारे नाउन के। अब इसमें इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं नाउन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं बता देता हूँ आपको, अगली वीडियो में हम नाउन के कुछ रूल्स कहिए आप, उनको करेंगे, क्वेश्चंस की मदद से समझेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ याद रखना कि टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ना है, और तब तक
तगड़ा रहना है, ठीक है। तो तगड़ा रहो और जय हिंद। धन्यवाद देखने के लिए। कीप वर्किंग हार्ड।